खबर बिहार से, जहां पर कल खास दिन रहने वाला है, शपथ ग्रहण का दिन रहेगा और आज मीटिंग्स का दौर चला है। खबर जानिए, बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में विधायक दल की ये बैठक हुई, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में पर्यवेक्षक और दोनों सह पर्यवेक्षक मौजूद रहे। सभी की सहमति से इस फैसले पर पहुंचा गया है। बैठक में बीजेपी के सभी 89 यानी कि 89 विधायक मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में यह फैसला हुआ है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इनके नाम पर सहमति बनी है। विधायक दल का नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को। और ये तस्वीर आप देखिए, मीटिंग के बाद की ये तस्वीर है। बीजेपी विधायक दल के नेता बने हैं सम्राट चौधरी और साथ ही साथ बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने के बाद में जो उन्हें फूल दिए गए, जो मुबारकबाद दी गई, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही विजय कुमार सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं। यानी दोनों ये बड़े चेहरे जो कि डिप्टी सीएम के पद पर जिस तरीके से बिहार में जिम्मेदारी संभाली, अब उसके बाद में ठीक वही जिम्मेदारी दोबारा से अलॉट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उप नेता के तौर पर चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा। उधर जेडीयू की भी बड़ी मीटिंग हुई है और वहां जो दल के नेता हैं वो नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली इस बात का इंतजार करना होगा, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कल होने वाली शपथ ग्रहण में, जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, यानी कि पद वही बने रहेंगे, चेहरे वही बने रहेंगे। हाँ, मंत्री कौन किस कोटे से, कहां से कितने मंत्री बनेंगे, ये सभी अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाना बाकी है। उधर जैसे मैंने कहा, इधर तो बीजेपी के नेता चुने गए, उधर जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर लग गई है मोहर। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नीतीश कुमार जेडीयू विधान मंडल के नेता चुने गए हैं। सीएम आवास पर यह बैठक हुई, जहां पर जेडीयू विधायक पहुंचे हुए थे। जीते हुए विधायकों को शुभकामनाएं जीत की दी गई और साथ ही साथ नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। और उधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगी है बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग में। यानी बिहार में जो भरोसा लोगों ने दिखाया है एनडीए पर, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो कल बड़ा भव्य होने वाला है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा बड़े चेहरे खुद कर रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हुई, पटना में हलचल बढ़ी और अब एनडीए अपनी नई सरकार के गठन की आखिरी तैयारियों में जुटा हुआ है। कल फाइनली गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन है। आइए आपको पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन उप मुख्यमंत्री हो सकता है, किस कोटे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं और कल की तैयारियां हैं क्या, रिपोर्ट देखिए।
तो यहाँ पूरी तैयारी है शपथ ग्रहण की, और शपथ ग्रहण से पहले जो सुगबुगाहट है बिहार की सियासी गलियारों में, वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई और बताई। मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम किशोर चौबे जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप चौधरी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से अभी तक की ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार को जिम्मेदारी देना, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने आना, श्याम किशोर चौबे जी, एनडीए ने जो वादा किया, जो दावा किया, जिन चेहरों पर चुनाव लड़ा, अब उन्हीं चेहरों को सामने करने की बारी है। वही है और उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। जिन चेहरों पे बीजेपी एनडीए चुनाव लड़ा, उन चेहरों को ही सामने लाना है, उन्हीं को प्रोजेक्ट करना है। और मेरी समझ से जो पिछली सरकार में जितने लोग मंत्री थे, उसमें से बहुत तेरे लोग भी सामने आएंगे और होगा। अभी कुछ विशेष क्लियर तो है नहीं, किसी को क्लियर नहीं है, और राजनीति में उलटफेर होने में टाइम नहीं लगता है। आप कह रहे हैं कि जिन चेहरों पर चुनाव लड़ा गया उन्हीं चेहरों को सामने रखा जा रहा है, लेकिन उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी उलटफेर की संभावना शायद आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही है। श्याम किशोर जी, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो नहीं हमें मिल रहा है। तब तक मैं संदीप चौधरी जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी, क्या अगर ऐसा हो रहा है, हालांकि ऑफिशियली डिक्लेयर अभी किया जाना बाकी है, नीतीश कुमार अगर फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा पर अगर फिर से डिप्टी सीएम वाली जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको लग रहा है ये चुनाव ठीक है? क्योंकि बीच में तो नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर बहुत से सवाल हो रहे थे। देखिए रचना जी, वो गुजरा हुआ कल था, वो गुजर गया जब उनकी हेल्थ को लेकर के या अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप में नीतीश जी घिरे हुए थे। अब नीतीश जी ने नई एनर्जी के साथ, नए मैंडेट के साथ अपने आप को साबित किया है, और आप देखेंगे बिल्कुल एक नौजवान की तरह आप उनको देखेंगे, एक्टिवनेस में भी, उनको राज करते हुए भी, शपथ लेते हुए भी। मैं तो खुद उनको देख चुका हूँ पहले शपथ लेते हुए, जब मैं बिहार राजभवन में था, गवर्नर का सलाहकार था, तो मैंने उनको देखा है। उनका अपना एक अलग अंदाज है और फिर से आपको वो उसी नए अंदाज में दिखेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा था जिस तरीके से गठबंधन की सरकार बनी थी, और मोदी जी ने केंद्र में भी लगभग उन्हीं सभी लोगों को रिपीट कर दिया था, जो रक्षा मंत्री थे, जो गृह मंत्री थे, या ज्यादातर लोगों को वही चीजें बना दी गई थी। आपने लोकसभा अध्यक्ष देखा होगा, उनको भी रिपीट कर दिया गया था। तो मुझे लगता है ये फार्मूला बहुत आसान और इजी है, क्योंकि सभी लोग अपने देखे हुए होते हैं, सबने किस तरीके से जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो कुछ नए लोगों को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है एक सेफ साइड जाने के लिए ये अच्छा है कि नीतीश जी की तरफ से भी वही लोग आएंगे और बीजेपी की तरफ से भी ज्यादातर वही लोग आएंगे जिन पर विश्वास है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो पुराने चेहरों पर यकीन किया जा रहा है, उन्हें फिर से वही जिम्मेदारी दी जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या ये है कि पहले जो जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया है, लोगों का विश्वास जीता है ये, या फिर अगर थोड़ा भी चीजें इधर उधर हुई तो छिटक सकती हैं चीजें, नीतीश कुमार कहीं पलट ना जाएं? देखिए रचना जी, आपने दोनों बातें बता दी हैं। एक तो राजनीति में सब अपनी अपनी टीम बना के रखते हैं, तो जो एक फेथफुल टीम नीतीश जी की है, उन्होंने भी अपनी टीम को फ्रंट फुट पे रखा हुआ है। और जो बीजेपी के फेथफुल चेहरे हैं, जो आप समझती है टीम कहां से स्टेट से लेकर सेंटर तक बनती है, ऊपर वालों के भी बहुत फेथफुल लोग होते हैं। तो वो चीजें दोनों तरफ से अपनी अपनी बेस्ट टीम उतारी हुई है, फेथफुल लोग हैं, और राजनीति में फेथफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग, नीतीश जी का देखा आपने, आरके सिंह का कितना बड़ा मामला हुआ था, वो केवल फेथ के चक्कर में हुआ, और बीजेपी के साथ भी पूर्व में से कई नेता रहे जो बगावत कर गए या नाराज हुए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का रिस्क नीतीश जी लेंगे या बीजेपी लेंगे। बहुत बढ़िया टीम रही है, और फिर ये भी बात है, उनको क्रेडिट भी जाना चाहिए और इनाम ये मिलना चाहिए कि जब उन्होंने पहले शासन करके दिखाया, उनका विरोध नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा मैंडेट के साथ उन लोगों ने वापसी की, तो उन्हें इनाम के तौर पर भी वो चीजें दोबारा मिलनी चाहिए। इनाम के तौर पर ये चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता का जो भरोसा है वो टाइम के साथ में और ज्यादा बढ़ा है। श्याम किशोर चौबे जी, रिस्क लेने वाली सिचुएशन अभी है भी नहीं ना एनडीए के लिए। अगर जरा भी चीजें इधर उधर हुई, मतलब अगर बड़ा भाई हम बीजेपी को कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री कोई सामने आता भी, तो नीतीश कुमार फैसला बदल सकते थे ना? नीतीश कुमार फैसला बदल सकते थे, लेकिन मेरी समझ से भाजपा फिलहाल अब भी एट द प्रेजेंट ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, इसलिए कि चुनाव जीता गया है नीतीश कुमार के नाम पे, और भाजपा ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, और नीतीश कुमार को इग्नोर करने की स्थिति में फिलहाल भाजपा नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। इसलिए
कि नीतीश कुमार को अगर इग्नोर करेंगे तो उनको केंद्र में भी तो सरकार चलानी है ना। हाँ। केवल बिहार ही नहीं है, और आगे के भी चुनाव हैं। अभी बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, कई राज्यों में फिर चुनाव होंगे। तो बीजेपी कहीं से अपने ऊपर कोई ये दाग नहीं लगने देगी मेरी समझ से। हाँ, हाँ। नहीं करना चाहिए। हाँ। पर राजनीति की राजनीति में मांग कभी यही भी है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो राजनीति सकता है इसको लेकर ना। कुछ बिहार के मेरे सहयोगी हैं, वो ये कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। हालांकि अभी चीजें बदल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में ही जस्ट बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार को शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी बड़ा भाई बनकर रिजल्ट में उभरी है। तो हो सकता है बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा अपना सामने रख दे और नीतीश को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी कहीं से कहीं तक दिख रही है क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। मुझको कहीं से नहीं दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तब जबकि अगर जदयू विधायक दल का नेता चुन लिए जाते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद इनको अगर केंद्र में ले जाया जाएगा तो ये जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। सबसे बड़ा रिस्क भाजपा के साथ यही है। बिहार सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर है केंद्र की सरकार। और अगर केंद्र से नीतीश अपने हाथ खींच लेते हैं तो मोदी की सरकार संकट में फंस जाएगी। और बिहार में भी बहुत ऐसा नहीं है कि उनको बहुत क्लियर कट मैंडेट मिला हुआ है, 89 में ही है। ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे। ये होशियारी नहीं होगी, ये राजनीतिक होशियारी नहीं होगी, बल्कि ये एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक होशियारी इसमें नहीं होगी, लेकिन इस होशियारी के लिए मन तो मारना पड़ा होगा ना बीजेपी को? वो तो मन मारना पड़ेगा, मन तो मारना पड़ेगा, मन तो मारना पड़ेगा। पिछली बार भी जो उन्होंने मन नंबर्स मारा बढ़ था रहे कि थे बीजेपी के रिजल्ट वाले दिन, जो उमंगे आ रही थी बीजेपी के नेताओं के मन में, जो सपने आ रहे थे, उन्हें साइड में रखना पड़ा होगा ना? हाँ, उनको तो साइड में रखना पड़ेगा। और देखिए, जब उनके 2 डिप्टी सीएम आ जाते हैं, और हालांकि डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक बहुत महत्व नहीं है, संवैधानिक रूप से बहुत महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, वो चेहरा चमकाने के लिए होता है। तो 2 डिप्टी सीएम आ जाएंगे। और मेरी समझ से जनता को आकर्षित करने वाले, ज्यादा काम करने वाले अगर मंत्रालय उनको मिल जाते हैं तो उनको वो संतोष कर लेंगे। और अगर कोई उनको चेंज ही करना होगा तो अभी बहुत टाइम है, अभी 5 साल का वक्त है। अभी तुरंत एट द प्रेजेंट जो कहिए कि अभी ताजा ताजा सरकार बनानी है, तो वैसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो जो उनकी चाल ढाल रही है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वो फिलहाल कुछ ऐसा उलटफेर करेंगे। अच्छा, ऑन अ लाइटर मूड एक सवाल और मेरे जहन में आया। संदीप जी, नीतीश कुमार को लेकर कहा यह जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि मीम्स भी इस पर काफी बन रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं। खबर ऐसी है कि नीतीश ने अभी तक कभी तैयारियों का जायजा नहीं लिया था शपथ ग्रहण समारोह या उसका स्थल का, लेकिन इस बार उन्होंने जाकर तैयारियां देखी हैं। तो लोग तरह तरह की बातें इसको लेकर कर रहे हैं कि भाई कोई षड्यंत्र तो नहीं हो जाएगा, कोई चाल तो नहीं चल दी जाएगी, इसीलिए जाकर को तैयारियों का जायजा ले रहे हैं क्या? देखिए रचना जी, कोई चाल नहीं चली जाएगी, क्योंकि पेच इस तरीके से फंसे हुए हैं। जैसे अभी श्याम किशोर जी ने भी बताया, इतना हो सकता है कि नीतीश जी कह दे भाई केंद्र की जो सरकार है उसको आप बेफिक्र होकर चलाओ, मेरी तरफ से कोई इशू क्रिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन बिहार की सत्ता को हम चलाएंगे, उसमें आप कोई उंगली नहीं करना। और मेन लड़ाई होती है मुख्यमंत्री पद की। देखिए, कई बार हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बीजेपी की स्थिति क्या है? पिछली बार भी जेडीयू से ज्यादा मजबूत थी, अब की बार भी जेडीयू से ज्यादा मजबूत है। और मुझे लगता है अगले चुनाव तक वो जो आंकड़ा है 122 का, 122-23, वहां तक बीजेपी पहुंच जाएगी, क्योंकि सीढ़ियां लगातार बीजेपी भी चढ़ रही है, धीरे धीरे चढ़ रही है, कछुए की चाल से चल रही है, लेकिन सीढ़ियां तो चढ़ रही है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा, बीजेपी के ऊपर ऐसे कई आरोप लगते रहे कि वो गठबंधन जिस पार्टी के साथ करती है उस पार्टी को खा जाती है। और अभी लाइन में कई चुनाव है, यूपी का भी चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव है, पंजाब का भी चुनाव है, पांडिचेरी का भी चुनाव है, और भी कई स्टेट्स के, केरला का भी चुनाव है। तो ऐसे में अपने सहयोगी दलों के साथ इस तरीके का जो विश्वास है उसको बना के रखना बीजेपी को पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिबेट्स रोज करते हैं, रोज इन चीजों पर उंगली उठाएंगे कि बीजेपी खा जाती है अपने साथी को, तो इससे एक माहौल बीजेपी के खिलाफ बन सकता है, उसके सहयोगी घबरा भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है बीजेपी के पास कि वो नीतीश जी के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बड़ी पार्टी होने के बाद भी हमने गठबंधन का धर्म निभाया और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के रखा है। तो इन चीजों का फायदा बीजेपी को दूसरे चुनावों में दूसरे स्टेट्स में मिलता हुआ दिखाई देगा। 10वीं बार
बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये जो 9 बार उनकी शपथ ग्रहण है उसकी अलग अलग तस्वीरें ईयर वाइज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि वो कनेक्ट कर सकें कि बिहार में ये जो मौका है एक बार फिर से बिहार की जनता ने भरोसा दिखाते हुए नीतीश कुमार को दिया है। अच्छा संदीप जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि कहावत ऐसी है कि जिसके साथ में जाती है उसे खा जाती है, यानी कि सामने वाले का सुपड़ा साफ हो जाता है, धीरे धीरे अपने पैर इतने पसार लेती है कि दूसरों के लिए जगह बचती नहीं। लेकिन जेडीयू ने भी तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से नंबर्स बढ़ाए हैं अपने, इतना तो सोचा नहीं होगा। अगर बीजेपी के नंबर बढ़े तो जेडीयू के भी तो। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी हमें जेडीयू की और नीतीश जी की, क्योंकि हम लोग जितने डिबेट्स कर रहे थे, काफी समय से चीजें चल रही थी, सब लोगों का जो विश्लेषण आता था आखिर में ये आता था कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश जी का ग्राफ काफी डाउन चला गया और पिछले जो 3 चुनाव थे उनमें वो अच्छे से जीतते हुए, लेकिन ग्राफ लगातार कम होता गया, सीटें कम होती गई और अब वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया वो वाकई काबिल तारीफ है, कोई उसमें नो इफ नो बट, जबरदस्त वापसी की है और दोनों ने मिलकर के जबरदस्त वापसी की है। जिस तरीके से बीजेपी का भी ग्राफ बढ़ा है, जेडीयू का भी ग्राफ बढ़ा है और आरजेडी और कांग्रेस तो बिल्कुल समझिए आप जमीन पर गिर गए हैं। तो इस नाते भी उनका बनता है और सबसे बड़ा बेनिफिट नीतीश जी के साथ यह है कि केंद्र में उन्होंने मोदी जी की सरकार बनवाई हुई है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ये भी एक बड़ा सपोर्ट है और इसलिए भी यहाँ पर कोई खेला हो नहीं सकता। बीजेपी के लिए जो खेला जोड़ दिया जाता है अलग अलग मौकों पर, तो ये खेला यहाँ नहीं चलने वाला। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए, श्याम किशोर चौबे जी आप बेहतर समझते होंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इमोशनल फैक्टर भी काम कर गया, ये जो मेंटल हेल्थ को लेकर या उनकी फिजिकल हेल्थ को लेकर जो तरह तरह की बातें बनती रही पिछले कुछ टाइम में, तमाम तस्वीरें जो वायरल हो गई, उससे एक सिंपैथी भी गेन की नीतीश कुमार ने। साथ ही कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई आखिरी मौका है, ये आखिरी चुनाव है, तो सपोर्ट भर भर कर लोग कर दे तो बेहतर होगा, तो इसीलिए लोगों ने भर भर कर वोट डाल दिए। ये सच है क्या? देखिए, चुनाव में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है। जब चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, तो कोई एक फैक्टर नहीं काम करता है, कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ। उसमें एक ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये बहुत मामूली फैक्टर है, ये मामूली फैक्टर है, ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि ये एकदम हठात कहिए कि जमीन से आसमान पे पहुंच जाते। लगभग दूनी सीटें इनको आ गई, लगभग पूरी दूनी नहीं, तो वो नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि चिराग पासवान की पार्टी इनके साथ रही इस बार, और खुद उनकी जो पार्टी है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेरे मन में एक बात आ रही है कि बहुत संभव है कि चिराग पासवान भी डिप्टी सीएम का एक पद मांगे अपने लिए, पॉसिबल है। अच्छा। और मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने जो परफॉर्म किया है। और दूसरी बात आप ये देखें कि बीजेपी के पास अभी, या कहिए एनडीए के पास अभी कोई दलित नेता के रूप में कोई वैसा बड़ा चेहरा नहीं है। हाँ। मेरी समझ से चिराग पासवान को उस ढंग से यानी आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग सकते हैं, जबकि 2 नामों को लेकर चर्चा हो रही है, सम्राट और विजय कुमार सिन्हा। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, 2 नहीं 3 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अच्छा। डिप्टी सीएम का पद जो है सो ऑर्नामेंटल पद है। हाँ? ये संवैधानिक पद है और उनके पास जो डिप्टी सीएम होते हैं उनके पास विशेष अधिकार नहीं होते हैं। ले देकर यही होता है कि वो कोई भी फाइल देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई नोटिंग नहीं कर सकते हैं। ले देकर कैबिनेट मिनिस्टर से बस थोड़ा सा ज्यादा यही उनको सुविधा होती है, और वो लाल बत्ती मिल जाती है, गाड़ी के आगे मतलब उप मुख्यमंत्री लिखा रहता है, आगे पीछे गाड़ियों की का काफिला होता है। हाँ। पब्लिक के बीच एक इमेज बनती है। हाँ। और अफसरशाही में भी थोड़ा उनका वैल्यू मंत्री से थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में डिप्टी सीएम का पद पहले तो सामान्य तो होता नहीं था, फिर 1 होने लगा, फिर 2 होने लगा, उसको 3 भी कर देंगे तो क्या अंतर पड़ता है? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अब सवाल ये भी हो रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो हो जाएगा, मंत्री कौन किस कोटे से कितने ज्यादा बनने हैं, और क्या यहाँ भी कुछ ऐसी बड़ा भाई छोटे भाई वाली भूमिका होगी क्या? श्याम किशोर जी, क्या अभी तक के आपकी जानकारी कहती है बीजेपी से या जेडीयू से? हाँ। यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं होगी। मेरे ख्याल से जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री रहेंगे, जो मेरी समझ है। 1 आध 2 आगे पीछे हो सकते हैं,
विभागों को लेकर होगा। उसमें जिसको राज्य में विभाग बोलते हैं, केंद्र में मंत्रालय बोलते हैं, उन विभागों को लेकर टसल हो सकती है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। हाँ, रही मतलब बात कि कौन किसको कौन इम्पोर्टेंट मंत्री दिया गया, बनेंगे, किसको ऐसे ही सिर्फ काम चलाओ या फिर नाम भर के लिए विभाग बांट दिए गए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें भी तो फिर आएंगे सहयोगी दल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पोर्टफोलियो बांटना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो अब बीजेपी के बीच और नीतीश जी के बीच शायद पोर्टफोलियो को लेके हाँ, अंदर अंदर कुछ चले, शायद ज्यादा बाहर नहीं आएगी बात, लेकिन ये इसको लेके तनाव हो सकता है। बाकी जो हम वाले हैं उधर, बाकी जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान है, वो भी मांगेंगे कि भाई दीजिए। अब सोचिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि किसी मंत्री को अगर आपदा प्रबंधन मंत्री बना दिया जाए तो उसकी कितनी पहुंच होगी, लेकिन अगर उसको खाद्य आपूर्ति विभाग दे दिया जाए, एजुकेशन दे दिया जाए, एनर्जी दे दिया जाए, रोड कंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, रूरल डेवलपमेंट दे दिया जाए, तो उसका वैल्यू बढ़ा रहता है। उसके पास जितने काम होंगे जनता के बीच वो पहुंचेंगे तो होगा। और एक चीज जो पूरे देश में प्रचलित है, शायद संदीप जी मेरी बातों से सहमत होंगे, कि इसको बड़ी मतलब ढके जुबान में मलाईदार विभाग बोलते हैं। उस मलाईदार विभाग का अर्थ हर कोई समझता है। मलाईदार विभाग तो भाई हर कोई चाहता है कि उसके पास में आए, और अभी यही माथापच्ची बिहार से लेकर दिल्ली तक हो भी रही होगी संदीप जी। किसको मलाईदार विभाग मिलेगा, किसको फालतू का विभाग मिल जाएगा या नाम भर का विभाग मिल जाएगा, इस पर भी तो सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन एक फैक्ट इसमें भी है, अगर आप बिल्कुल किनारे पर आकर, मतलब आप नंबर के बिल्कुल करीब आकर सरकार बनाते हैं तो बात अलग होती है, सहयोगी दलों की ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन अगर नंबर से कहीं ज्यादा आपके नंबर आ जाए, यानी कि बम्पर तरीके से वोटिंग हो, बम्पर तरीके से सीट्स आ जाए, तब ये शर्तें थोड़ा कम चलती होंगी आई थिंक। देखिए रचना जी, बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कह दी। जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद मांगना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान वो राजनीतिक परिवार से आते हैं और राजनीति में है वो कुछ भी मांगेंगे। उन्हें पता है मांगने की स्थिति में वो सीटें बहुत ज्यादा जीते हैं। पहली बात तो उनको सीटें किसकी कृपा से मिली वो जानते हैं, फिर वो सीटें बहुत ज्यादा जीते हैं। लेकिन ज्यादा सीटें जीतकर भी वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो ये कह दे कि गृह मंत्रालय हमें दे दो या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री हमें दे दो या कोई भी सहयोगी दल, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी इतनी सीटें जीत करके आई है कि किसी की भी जरूरत नहीं है और न ही कोई भी इस तरीके की बात उनके सामने रखेगा। अगर गठबंधन का फर्ज है तो कुछ ना कुछ देखिए मिलेगा सबको, लेकिन कैसा मिलेगा ये सोचने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो जो जयंत चौधरी जी हैं वो भी गठबंधन में है बीजेपी के साथ, और उनको इस तरीके का मंत्रालय मिला हुआ है रचना जी। उनके अनिल कुमार एक मंत्री हैं कि ना आपको पता होगा, ना मुझे पता होगा, ना हमारे साथी को पता होगा। तो इस तरीके के भी बहुत सारे मंत्रालय जो कहीं काउंट ही नहीं होते, लेकिन कहने को हो जाता है कि इस दल को भी एक मंत्रालय मिला हुआ है। और जहां तक जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय स्टेट के अंदर होता है वो होता है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय पहले भी नीतीश जी के पास था और आगे भी नीतीश जी के पास रहेगा, ये आप तय मान के चलिए। हाँ, कुछ मलाईदार विभाग जरूर होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है और चीजें हैं, तो उनको देखिए वो किसकी किस्मत खोलते हैं, ये चीजें देखने वाली है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हर कोई टारगेट पे रहता है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या कोई इस तरीके का मिनिस्टर बन जाएगा तो वो सब कुछ मलाई खा जाएगा। मलाई खाना इतना आसान नहीं है आज के दौर में। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गृह मंत्रालय जैसे इंपॉर्टेंट विभाग भी अपने पास ही रखेंगे पहले की तरह। अब नीतीश कुमार और जेडीयू की यहां पर चलती हुई ज्यादा नजर आ रही है। बीजेपी ये जानती है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो फिर नाराजगी भारी पड़ सकती है। अच्छा, बीजेपी के लिए अभी ये जो सिचुएशन है ये मजबूरी वाली है या साथ रहना जरूरी वाली है, संदीप जी? देखिए आपने बहुत गहरी बात कह दी। राजनीति में ये चीजें चलती नहीं है, कोई भी दल मजबूरी तो नहीं दिखाएगा, वो यही दिखाएंगे देखिए हमारा गठबंधन है, गठबंधन का धर्म है। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज होती है मजबूरी। ये मजबूरी है हर दल, चाहे छोटा दल हो बड़ा दल हो। आपने देखा जो मुकेश सहनी थे वो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो डिप्टी सीएम का पद देख रहे थे। तो मुख्यमंत्री बनना, अपनी सरकार बनाना हर पार्टी का, हर नेता का एक अपना एम होता है, उसका मकसद होता है। हाँ। और उस तक ना पहुंच पाए, किसी वजह से ना पहुंच पाए, क्योंकि आपने देखा कई जगह कम सीटें होने के बावजूद भी इस तरीके का गठबंधन बनाया जाता है, खरीदे जाते हैं लोग, जोड़े जाते हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं।
लेकिन उस चीज को अचीव किया जाता है। और ऐसे में बीजेपी चूंकि केंद्र में भी है, प्रदेश में बहुत मजबूत होकर के उभरी है, पूर्व में शासन भी किया है, अपनी टीम भी है, संगठन भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ करना नहीं चाहती, तोड़ फोड़ या कुछ भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से पहले सरकार चल रही थी, जिस टीम के साथ पहले सरकार चल रही थी, उसी के साथ वो चलाना चाहेगी, क्योंकि अभी बंगाल की एक बड़ी लड़ाई है और बंगाल को बीजेपी इस बार जीतना चाहती है। जो हम चुनाव से पहले सुनते थे, 5 पांडव हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यूनिटी और एकता की बात कही जा रही थी। चुनाव से पहले हालांकि नाराजगी और सीटों की माथापच्ची और अपनी डिमांड ये हमने खूब सुना, लेकिन अब चूंकि बंपर वोटिंग और बंपर सीटें एनडीए के नाम हुई हैं, इसीलिए अब ये शर्तें, अब ये चाहत, अब ये डिमांड थोड़ी सी कम नजर आएगी। लेकिन आइडियली अगर देखूं मैं, श्याम किशोर चौबे जी, बिहार में कुल मिलाकर कितने मंत्री अभी होने चाहिए, जरूरत क्या कहती है? जरूरत तो 36 मंत्रियों की है। देखिए, जो रूल है उसके अनुसार, जो संविधान है उसके अनुसार, जितनी सीट, जितने ये हैं आपके, जितनी सीटें हैं विधानसभा की, उसके 15% मंत्री होते हैं। तो उस हिसाब से 36 मंत्री होने हैं, 36 लोगों का कैबिनेट होना है। उस 36 में से मेरी समझ से कल शायद पूरी कैबिनेट या पूरा मंत्रालय इन द सेंस की हो सकता है कुछ राज्य मंत्री हो, कुछ उप मंत्री हो, पॉसिबल है, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, या स्वतंत्र राज्य मंत्री होते हुए स्वतंत्र रूप से हो, तो एक साथ मेरी समझ से सभी के सभी शपथ नहीं लेंगे, जो मेरी समझ बनती है। जिस ढंग का कोलिशन है उसमें एक साथ सभी शपथ नहीं लेंगे। कल कुछ चुनिंदा लोग ले सकते हैं, 1 दर्जन, 1.5 दर्जन या 20, और कुछ उसके बाद बाकी धीरे धीरे वो समस्याएं आती जाएंगी, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो हो सकता है 2 टर्म में लें, 2 फेज में लें, हो सकता है 3 फेज में लें, जो मेरी समझ बन रही है कि इसी में कैबिनेट पूरी होगी। लेकिन इन सब बातों के अलावा ये तो तय है, इसमें कुछ इफ बट है नहीं। एक बड़ी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं चाहता हूं कि शायद चौधरी साहब भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे, कि एनडीए बहुत बड़े वादे करके आई है, बहुत बड़े, हरकुलियन टास्क है। हाँ। उसको किस रूप में ये लोग पूरा करेंगे, जो नीतीश जी अपने अगले टर्म में, इस 10वें टर्म में उसको किस ढंग से पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने भी कई वादे किए हैं इनसे अलग हटके, सबसे बड़ा और चैलेंजिंग वादा कौन सा लग रहा है आपको अभी? जैसे पूर्णिया को पुणे बना देंगे, या फिर ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में जो 2 लाख भी दिए जाने हैं, वो हालांकि वो रिफंडेबल हैं, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? इसके बाद है कि जो बुजुर्गों और आश्रितों की पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दी गई है। ऐसे फिर जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो पैसे निर्धारित किए गए हैं 2 साल के लिए, फिर जो छात्रों के लिए है कि उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में से जो पैसे सूद नहीं, इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये ह्यूज अमाउंट होगा। बिहार जैसे स्टेट के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना बहुत हरकुलियन टास्क होगा, आसान नहीं है। सोच लेना तो चुनाव तो जीत गए, लेकिन वो बहुत बड़ी राशि होगी, वो कहां से लाएंगे? बिहार ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस्ड है और इसके पास बहुत सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट वाला तो राज्य है नहीं, तो कहां से लाएंगे? ऐसा इनके पास तो कंपटीशन चल रहा था ना, उन्होंने ये वादा कर दिया तो हम ये वादा कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देते हैं। उस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर वादे तो कर लिया, वादे पूरा करने की बारी है, और इसीलिए चैलेंजेस आप कह रहे हैं कि सामने आएंगे। चर्चा उस पे होनी चाहिए। मेरी समझ से चर्चा उस पे होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये चैलेंजेस और इन चैलेंजेस से पार पाना अब एनडीए सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला, टेढ़ी कीर साबित होगा, लेकिन एक्चुअल में करके दिखाना होगा, क्योंकि संकल्प पत्र था ना भाई, संकल्प लिया था उसे पूरा करने का। लेकिन अगर हम बात नई सरकार की कर रहे हैं, एनडीए की सरकार की तैयारियों की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की कर रहे हैं, अगर हम यहाँ विपक्ष की बात नहीं करेंगे तो अधूरा सा रह जाएगा, क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है आरजेडी लालू परिवार के बीच में। संदीप जी, जब शपथ ग्रहण होगा, इन्विटेशन तो विपक्ष को भी मिलेगा ना, पहुंचेंगे क्या कोई? देखिए, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है रचना जी, मुझे नहीं लगता कोई पहुंचेगा। कोई पहुंचने से मतलब है हमारा तेजस्वी यादव का पहुंचना। तेजस्वी यादव का पहुंचना मैटर करता है, और अगर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो पूरा मीडिया उस चीज को कवर भी करेगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कैमरा भी उनके मुंह के सामने या कोई माइक आईडी पहुंच जाएगी, कुछ ना कुछ सवाल जवाब भी होंगे। तो ऐसे में
मुझे लगता है कोई बहाना भी बनाया जा सकता है और हाँ, कहीं ना कहीं विपक्ष बचता हुआ दिखाई देगा, हाँ, क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। और हुँ, अभी आपको इसमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो हुँ, सत्ता पक्ष का ये भी ध्यान रहता है कि इस कमजोर को और कमजोर कर दिया जाए। हुँ, आपने देखा होगा पिछली बार जो AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, हुँ, उसके 5 विधायक आए थे, 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया था। हुँ, और अब की बात खुद आरजेडी से पोजीशन में पहुंच गई है कि कोशिश की जाए तो आरजेडी को भी तोड़ा जा सकता है। तो हुँ, इस बार हमें बहुत सारी चीजें बिहार में देखने को मिलेंगी। और जैसा अभी हमारे साथी पत्रकार ने कहा हुँ, कि सभी को मंत्री अभी नहीं बनाया जाएगा, एक गुंजाइश रखी जाती है हाँ, कि कैबिनेट का कब विस्तार किया जाए और हाँ, कब नए लोग आए, क्या समीकरण बने। हो सकता है आरजेडी से कुछ लोग दल तोड़ करके आ जाए, उनमें से किसी को मंत्री बनाना पड़ जाए। तो राजनीति में बहुत चीजें पॉसिबल है, उनकी गुंजाइश लेके आगे चला जाता है। हाँ। अच्छा, इन सब के बीच में जब विपक्ष बुरी तरह से हारा है या फिर ये कहिए शर्मनाक हार मिली है, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी दावा कर रहे थे, श्याम किशोर चौबे जी, मदन शाह नाम के जो आरजेडी नेता जो पहुंच गए थे घर के बाहर और कुर्ता फाड़ लिया था, जो कह रहे थे जान दे दूंगा मैं तो, मेरा टिकट कैसे काट दिया, लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था, बेटा वादा पूरा नहीं कर रहा है, एक एक श्राप दिया था, या ये कहिए कि एक बात कही थी कि 25 सीटें आएंगे सिर्फ, आरजेडी का ये हाल हो जाएगा। आज जब एक्चुअल में ऐसे हो गया तो लोग कह रहे हैं भाई श्राप लग गया, और श्राप ऐसा लगा कि न सिर्फ नंबर सिमटे बल्कि टूट गया लालू परिवार। ना, अब ये श्राप व्राप की बात तो अलग है। अगर इतने बड़े वो तपस्वी हैं तो फिर खुद को भी कर सकते थे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, इतने बड़े तपस्वी हैं तो। ये तो बस संयोग की बात है कि कहा और हो गया। अदरवाइज श्राप लगने की, अगर कोई श्राप देने की स्थिति में होता है हाँ, तो वरदान देने की भी स्थिति में तो होता है ना। तो हाँ, पिछली बार उन्होंने वरदान क्यों नहीं दे दिया था? ये बातें बस केवल गप की हैं और कुछ खास नहीं तो है। थोड़ा गप तो भी फिर कर वो लेते हैं ना। मदन शाह की जो बातें हैं और जो वो बयान है सोशल मीडिया पर वायरल, हालांकि एक बेहतर नेता भी हैं, तो वो ये कह रहे थे जो हार हुई है मेरे दिल को बड़ा दुख पहुंचा है, आरजेडी को अपने सामने ऐसे देखना या फिर अब इतनी कम सीटों पर सिमट जाना, तो उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया जब पुराने उनके बयान पर, उनके वीडियोस पर लोगों ने पूछा तो। लेकिन अगर एनडीए को ये बम्पर बढ़त मिलते हुए जीत मिली है, तो विपक्ष का इतना कम सीटों पर आना या इतना सिमट जाना, आगे बहुत मेहनत करनी होगी श्याम जी। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। राजनीति में सतत मेहनत की चीज होती है और राजनीति क्या कभी कमी रह खत्म गई नहीं आपके होती। लिहाज से? राजनीति कभी खत्म नहीं होती है। यही हाँ, बीजेपी है जो दो संसद में 2 सीटें जीत कर गई थी ना। हम्म, यही बीजेपी है। तो हम्म, अच्छा, यही आरजेडी है जो 2010 में कितनी सीट लाई थी? बहुत हम्म, कम सीट लाई थी। हम्म, तो वैसा कुछ नहीं है राजनीति में, ये चलता है, उलटफेर चलता है। और सतत जो लोग राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं, जो नेता और जो लोग अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पे जितना सक्रिय किए रहते हैं हम्म, और जितनी अपनी विश्वसनीयता बनाए रहते हैं, वो आगे आते हैं। हम्म, टाइम फैक्टर है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि क्या तेजस्वी प्रसाद को शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए, हाँ, तो मेरी समझ से उनको जाना चाहिए। हम्म। मेरी समझ से उनको फिर जाना जानते चाहिए, हैं ना जरूर अब तो जाना मीडिया चाहिए। वालों को हाव भाव चेहरा वो जो जूम करके दिखाते हैं वही सब होगा फिर वहां। नहीं होगा तो होगा, उसका क्या करना है? हम्म, पॉलिटिशियन के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। हम्म, पॉलिटिशियन तो हर चीज का जवाब उनके पास होता है, हर चीज का एक्सक्यूज होता है। हम्म, तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जाना चाहिए उनको। और ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हाँ, कल के गए वो भी, जब पॉसिबल है कि कल के गए वो भी बिल्कुल, थंबिंग मेजोरिटी से आवे तो दूसरे बिल्कुल। भी जो आज जाएंगे। हारे ये हैं वो कल आने वाले टाइम में जीत सकते हैं, जो आज जीते हैं वो कल आने वाले टाइम में हार भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आरजेडी का जो हाल हुआ हुआ, लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो हाल हो गया संदीप जी, तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य, इन सब का भी पॉलिटिक्स पर असर हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल रचना जी, इन चीजों का फर्क पड़ता है। जब आपका परिवार एकजुट होकर के कोई लड़ाई लड़ता है तो उसमें आपके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। ये हम्म, किसी के भी लिए ले लीजिए, मेरे और आपके परिवार की भी बात है। परिवार टूटता है, दुख होता है। और कभी भी जब चीजें टूटती हैं, कोई देश टूटता है, कोई प्रदेश टूटता है, तो मेरे ख्याल से वो मजबूत अपना वो नहीं दे पाता, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। हम्म, तो इस चीज का फर्क पड़ा है। और फिर जिस तरीके से संजय यादव था, रमेश था, कई लोग थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए, जिस हाँ, तरीके से परिवार में फूट हुई, तेज प्रताप को नहीं मनाया गया, जबकि हमने देखा लोग राजनीति में 2 दल अपनी वो भूल करके साथ आ जाते हैं, वो घर के हम्म, 2 लोग साथ नहीं आ पाए। तो इन चीजों का भी खामियाजा उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो मैं ये मानता हूँ कि हम
हमारे देश के जो लोग हैं वो इन चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि अगर मैं रोजाना जेलों में जा रहा हूँ, रोजाना तारीख लग रही है, रोजाना टीवी पे दिखाया जा रहा है ये चोरा चारा घोटाला हो गया, इन लोगों ने घोटाला किया, इनके टाइम में बिल्कुल किडनैपिंग का वो राज चलता था, इनके घर पे फैसले होते थे। तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि भाई इनसे तो बस भगवान ही बचाए, ये तो इस तरीके की इमेज है। और जब दूसरी पार्टियां बिहार में प्रचार करने में व्यस्त थी, तब आरजेडी के टॉप लीडरशिप जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो दिल्ली की कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, उनकी रोजाना तारीख लग रही थी, पूरा मीडिया उनके पीछे भाग रहा था, पूरा देश देख रहा था कि भाई ये मुख्यमंत्री की पद के दावेदार हैं। कई बार ये कहा जाता हो सकता है आज गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है कल गिरफ्तार हो जाए। तो उनकी इमेज का भी एक बहुत बड़ा डेंट था और सत्ता पक्ष ने उस चीज का फायदा भी उठाया, हर चीज को कुरेद कुरेद के बाहर निकाला जो उनके टाइम में हुआ था। जिन लोगों को साधु यादव के बारे में नहीं पता उनको भी याद दिला दिया गया, हर चीजें सामने आई। तो कई फैक्टर ऐसे रहे जिनकी वजह से आरजेडी की नैया डूब गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो परिवार में आपसी मतभेद कहिए वो तो सड़क पर आ ही गए, लेकिन हाँ जो परिवार के अलग अलग सदस्यों पर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, इससे भी बिहार की जनता कंफ्यूज हो गई कि वोट दें क्या, या वोट देंगे तो खराब तो नहीं हो जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर। और ये तमाम तस्वीरें हमने देखी। साथ ही साथ जो राजनीति में होता है मौका परस्ती और अपना फायदा देखना या फिर मौके को तुरंत लपक लेना, वो भी हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने जब संजय यादव और रमीज का नाम दिया तो उधर यूपी सरकार अब तैयारी में है, रमीज की क्राइम कुंडली निकलवाई जा रही है, यानी कि इधर छिटक्कर अलग हुई है रोहिणी आचार्य और उधर बीजेपी इस पर एक तरीके से कहिए कि रोहिणी आचार्य के साथ में सिंपैथी रख रही है या फिर उन्हें अपनी साइड करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं, जो अक्सर राजनीति में होता है। बहरहाल आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप चौधरी जी, श्याम किशोर चौबे जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, एक एक अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर से जुड़ा हुआ छोटा सा ब्रेक।